हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, लास्ट हमने सॉल्व किया था 2018 का क्वेश्चन पेपर फ्रॉम साइंस। आज बारी है उसी पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाने की, जहां पर हम साइंस से बायोलॉजी पोर्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2019। तो 2019 में टोटल 5 सेट अवेलेबल थे और 5 सेट में जो फर्स्ट सबसेट थे हर सेट के, उनके क्वेश्चंस लेकर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे 2019 में और कैसे करना है उनको सॉल्व। Question number 15 from set 3. So the question is, why are forests considered biodiversity hotspots and suggest 4 approaches towards the conservation of forest? तो ये जो पार्ट है ना, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन भी है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम सेट 3. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लिस्ट इट्स 2 टाइप्स. How are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organisms? तो reproduction है क्या? Reproduction एक biological process है जिसमें एक organism अपने ही जैसे individuals को पैदा करता है। Clear? अब what are its 2 types? तो कौन से हैं? लिस्ट करने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो ये फर्स्ट पार्ट 2 नंबर का होगा और अगला होगा ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का। ठीक है, कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो ये डेफिनेशन लिखने के आपको 1 मार्क मिलेंगे और वहीं पर 1 मार्क आपको मिलेगा ये 2 नाम लिखने के, लिस्ट करने के, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है ना, वो अलग कैसे है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इसमें आप एग्जाम्पल्स जरूर दीजिएगा, से अमीबा दे दो इसमें। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस दे दो, है ना। अब दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन का मोड है ना, जो मेथड्स हैं वो बहुत फास्ट हैं। जैसे अमीबा में क्या है, फिजन है। तो अमीबा क्या है, सेल ग्रो करता है, पेरेंट सेल, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 सेल में वो डिवाइड हो जाता है। वहीं पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो मोड है, वो काफी स्लो है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मोस्टली। ओके, नाउ अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके पास ना कोई भी स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं या सेक्स सेल्स नहीं होते हैं। वहीं पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में स्पेशलाइज्ड सेल्स और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स देखे गए हैं। तो यही डिफरेंस है बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऊपर नीचे अभी लिखे हैं, एग्जाम्पल्स, किन मोड से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कीजिए। तो अगर हो सके तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दे दीजिए ताकि हर एक पॉइंट के आपको 1 मार्क मिल सके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 का एक और पार्ट भी था। तो और पार्ट में पूछा गया था, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दैट इज एसटीडीज, राइट, एंड लिस्ट 2 वायरल एंड 2 बैक्टीरियल एसटीडीज। बी पार्ट था, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड लिस्ट 3 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं क्या, कुछ ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होती हैं। सो दीज आर द इन्फेक्शंस दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। अब इसमें 2 वायरल डिजीजेस बतानी है, 2 बैक्टीरियल बतानी है। तो वायरल में है HIV और हेपेटाइटिस बी, वहीं पर बैक्टीरियल में है गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो ये भी आपको आंसर देना है। तो 1 मार्क आपको ऑलमोस्ट इसका मिलेगा और 1 ही आप इसका रख लो या इसके 2 रख लो।
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, बट जितना बोला है हमें उतना लिखना है। यहाँ पर पूछा है व्हाट आर, तो हमने व्हाट का आंसर दे दिया है। यहाँ पूछे हैं 2 वायरल एसटीडीज, तो हमने 2 लिख दी हैं। यहाँ 2 बैक्टीरियल पूछे हैं तो 2 लिख दी हैं। तो हमने अपनी तरफ से आंसर कंप्लीट कर दिया है, तो अब हमें एग्जामिनर से फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अब अगर हम इसका बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड लिस्ट 3 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग दीज मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? सो दीज आर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स और दीज आर द डिवाइसेस और द मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू अवॉइड प्रेगनेंसीज। अब क्यों लोग इन मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं? तो सबसे पहला रीजन है कि हम अपनी फैमिली को बेटर प्लान कर सकें। उसके बाद ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं ना, इनके रिस्क को हम कम कर सकें। और तीसरा, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारे बी पार्ट का आंसर। तो जितना हमसे पूछा है हमने उतना आंसर दे दिया है। अब हमें एग्जामिनर से फुल मार्क्स ही मिलेंगे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, तो इतना सा आंसर लिखने के ही आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 24. Question number 24 says, a student has set up an apparatus to show that carbon dioxide is released during respiration. So after about 1 hour, he observes no change in water level in the delivery tube. So write the 2 possible reasons for the failure of the experiment. तो एक सेटअप एक स्टूडेंट ने सेट किया जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन के लिए में, उसके लिए एक सेटअप एपरेटस एक लगाया गया। तो उन्होंने देखा कि 1 घंटे बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो होना क्या चाहिए था, डिलीवरी ट्यूब का जो वाटर लेवल है ना वो राइज होना चाहिए था, बेसिकली चेंज होना चाहिए था। तो वो चेंज हुआ ही नहीं। तो क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? उनके जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो उन्होंने कोनिकल फ्लास्क ली है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो वैक्यूम सील्ड नहीं है। और दूसरा, जो उन्होंने KOH लिया है, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH, वो यूज़ ही नहीं हुआ उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं। हर एक रीज़न को लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो रिमेंबर, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, जो भी एक्टिविटीज NCERT में दी गई हैं उनको थरली पढ़ें, उनको थरली समझने की कोशिश करें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम सेट 3. सो द क्वेश्चन इज, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू ऑब्जर्व स्टोमेटा, वी यूज 2 liquids other than water. Name these 2 liquids and state when and why these liquids are used. तो सबसे पहली चीज है कि हम जब एक टेम्परेरी माउंट बना रहे हैं स्टोमेटा के लिए, तो हम वहां पर ना 2 लिक्विड्स यूज कर रहे हैं। अगर हम वाटर को छोड़ दें तो 2 और हैं। कौन से हैं और कब और कहाँ क्यों हम उनको यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहला है हमारे पास सेफ्रोनिन, जिसको हम यूज कर रहे हैं जब हम अपने सैंपल को स्टेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें एक बेटर व्यू मिल सके उस सैंपल का जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें। दूसरा जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जो है वो भी हम जब स्लाइड बना रहे हैं, ग्लास स्लाइड, तब हम डाल रहे हैं ताकि जो हमारा पील है, जो हमने पील लिया है लीफ का, वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ड्राई हो गया तो हम सैंपल को अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लिक्विड्स हैं अदर देन वाटर। नाउ द नेक्स्ट इज और पार्ट, जहां पर लिस्ट 4 प्रिकॉशंस इन प्रॉपर सीक्वेंस which we observe while preparing the temporary mount of the leaf of peel. तो वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी हम लीफ यूज करें वो फ्रेशली प्लक्ड हो। दूसरा, क्लीन ग्लास स्लाइड यूज करें, कभी भी अपने सैंपल को ओवर स्टेन ना करें, और अगर ओवर स्टेन हो गया है या ग्लिसरीन ज़्यादा हो गई है तो उसको हम ब्लॉटिंग पेपर का यूज करके उसको रिमूव कर दें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सेट 4. तो सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि व्हाट आर फॉसिल्स, डिस्क्राइब ब्रीफली 2 मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे उस पार्ट से है जो हमें नहीं पढ़ना है।
फॉर 2023 बोर्ड्स CBSE के लिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को आज डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 सेज natural water bodies are not regularly cleaned whereas an aquarium needs to regular cleaning. Why? तो अगर आप नेचुरल वाटर बॉडीज को बोलो तो उनको तो कोई नेचुरली क्लीन करता नहीं है, मतलब नॉर्मली उनको कोई क्लीन करता नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक्वेरियम अगर हमने घर पे रखा है तो हमें उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं उनमें होते हैं कुछ डीकम्पोजर्स, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो नेचुरली ही क्लीन करते रहते हैं उन वाटर बॉडीज को। वहीं पर अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम में ना रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनमें नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? What will be the consequence if the decomposers are completely eradicated from an ecosystem? So give justification to support your answer. तो decomposers होते क्या हैं? Decomposers क्या होते हैं? They are the microorganisms that break down complex organic substances into simple organic substances. और हमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगी। डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो हमारा जो घर है या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो भर जाएंगी कूड़े से, ठीक है। और इसी के साथ ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और इसी से इकोसिस्टम का जो एक न्यूट्रिएंट बैलेंस है ना वो बना रहता है। सो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड मैटर विल नॉट बी रिटर्न्ड बैक टू द न्यूट्रिएंट पूल। तो ये होगा अगर हमारे डीकम्पोजर्स नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये है 3 मार्क्स का, तो 1 मार्क आपको इसके लिए मिलेंगे, 1 मार्क आपको शायद इसके लिए या इसके लिए हाफ भी मिल सकते हैं और 1.5 आपको मिलेंगे जो सेकेंड हाफ है बी पार्ट का उसके लिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 4th सेट का, जो कि और पार्ट है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही। सो हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन? राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3-4 ऐसे ही पार्ट्स हैं, तो हम बताएंगे कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर? तो ओजोन बनती कैसे है? तो ओजोन बनने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है ना वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती हैं, मतलब O2 को ब्रेक करके वो ऑक्सीजन एटम्स में कन्वर्ट कर देती हैं। अब यही ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो किसी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं और वो बना देते हैं O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। सो दिस इज हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। तो ये छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं जो आप ज़रूर लिखें और इनके नीचे जैसे यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पूरा लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम्स लिख दो और इसके नीचे आप ओजोन ज़रूर लिख दो। तो ऐसे रिएक्शंस लिखना और साथ में ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख देना। नाउ स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंस। ओजोन की इम्पॉर्टेंस क्या है? ओजोन का काम है कि जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना उसको ब्लॉक कर देना और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको एंटर नहीं होने देना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन? तो क्या चीज़ ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर को? सो दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट इज राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के डिप्लीट होने का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? एक तो स्किन कैंसर है, स्किन में ओजोन की वजह से स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है और आई डिजीजेस हो रही हैं जैसे कि कैटरैक्ट, ठीक है। सो दीज ऑल आर ड्यू टू यूवी रेज। तो अब देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 1 नंबर तो आपको ये लिखने का मिल जाएगा, 1 आपको इम्पोर्टेंस बताने का मिल जाएगा और शायद हाफ इनका मिल जाएगा। तो आपको
यहाँ पर 1 ही पूछा है तो आप यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया था। तो इस तरह ये 3 नंबर आपको इस पेपर, इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कैसे लिखना है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं आपको क्लियर होता जा रहा है कि हमें अपने पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सेट 4. सो द क्वेश्चन इज राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इनके फंक्शंस हमें लिखने हैं। सो द फर्स्ट इज सलाइवा। तो सलाइवा का क्या फंक्शन है? सलाइवा में क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में शुगर को, स्टार्च को ब्रेक करने का, मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद है HCl इन स्टमक। तो हमें पता है हमारे स्टमक में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, उनमें से एक होता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन है ना स्टमक में, वो ये है कि एक तो ये उस मीडियम को, स्टमक में जो खाना है और वहाँ पर जो मीडियम है उसको बना देता है एसिडिक, ताकि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, वो पेप्सिनोजन होता है, वो पेप्सिन बन जाए और प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू हो जाए। और दूसरा, जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी मारने का काम करता है ये HCl। उसके बाद नेक्स्ट है बाइल। तो बाइल क्या है? बाइल फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड इन द ड्यूटेनम। जो एसिडिक फूड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी बाइल ही करता है। देन नेक्स्ट इज विलाय। तो विलाय की अगर हम बात करें तो विलाय हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, जहां पर वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे जितना भी खाना एब्जॉर्ब होता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है तो उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन विलाय में। ठीक है, बिकॉज विलाय आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, और जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता जाता है और ब्लड के अंदर जाता रहता है। सो दिस दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखो ना, ये 3 नंबर का है और ये सिर्फ इसका ए पार्ट है। ठीक है, तो ये हर एक पार्ट जो है ना ये आपको हाफ हाफ मार्क दिलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। और अब देखते हैं इसका बी पार्ट। नाउ द बी पार्ट इज राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक फंक्शन लिखना है इन सब का, दोनों का। सबसे पहला है पेप्सिन और है लाइपेज। तो पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना और लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो ये बस छोटे छोटे आंसर लिखने का आपको मिलेगा हाफ एंड हाफ मार्क, दैट इज 1 मार्क। तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1 = 3। तो ये छोटी छोटी चीजें लिखने के आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज plants do not have any nervous system, but yet if we touch a sensitive plant, some observable changes take place in its leaves. Explain how could this plant respond to external stimuli and how is this communicated? तो हमें पता है प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी प्लांट के लीव्स को टच करें तो हमें ना ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक टच मी नॉट प्लांट है, अगर आप लीव्स को टच करोगे वो ऑटोमेटिकली सारे लीव्स फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को और कैसे वो कम्युनिकेट होता है? तो प्लांट्स जो होते हैं ना उनके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने सेल के अंदर चेंजेस लाते हैं। मतलब सेल का जो शेप है उसको बदलते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन देम, और इसी से चेंजेस आते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन द प्लांट्स। तो ऐसे होते हैं प्लांट के अंदर चेंजेस। और बी है नेम द हार्मोन दैट नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड टू इट। अब हमें सेकेंड पार्ट का आंसर देना है। तो टू इंक्रीज द हाइट ऑफ अ ड्वार्फ प्लांट, अगर हमें एक प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना है तो हमें उसको कौन सा हार्मोन देना चाहिए? सो दैट इज गिबरेलिंस या फिर ऑक्सिन्स हमें उसको देने चाहिए। नेक्स्ट इज रैपिड सेल डिविजन अगर हमें करानी है इन फ्रूट्स एंड सीड्स, तो उनमें जो हार्मोन्स दिए जाते हैं दैट इज साइटोकाइनेंस। सी फॉर साइटोकाइनेंस, सी फॉर सेल डिविजन। तो जब भी सेल डिविजन के बारे में पूछें कि कौन सा हार्मोन सेल डिविजन को प्रमोट करता है, सो यू विल ऑलवेज आंसर साइटोकाइनेंस। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। इसमें हो सकता है कि
1.5 मार्क आपको इसके दिए जाएं, या फिर से 2 मार्क्स इसके, या फिर 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका और 1 मार्क इसका, दैट्स इट। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी इतना कोई लेंदी आंसर हमारे पास नहीं है, बट हो सकता है कि इस क्वेश्चन को लिखने, इस पार्ट को लिखने के आपको 2 मिले और यहाँ पर हाफ एंड हाफ मार्क्स मिले, तो वो भी हो गया टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम सेट 4. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई आर फॉरेस्ट कंसिडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, लिस्ट 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये सारे आते हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इस साल 2023 के बोर्ड्स के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। Now the question number 20. So question number 20 says define vegetative propagation and list its 2 advantages. List its 2 methods. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जहां पर हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीव से। सो लिस्ट इट्स 2 मेथड्स। तो इसके 2 मेथड्स बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो बहुत सिंपल है। 2 मेथड्स में आप ग्राफ्टिंग लिख सकते हो और लेयरिंग लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट आता है, व्हाई इज दिस मोड प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम जो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं ना, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हैं, कहीं पर भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये उन प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल है जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं या जिनके सीड्स जो है वो वायबल नहीं होते हैं। और दूसरा, ये जो मेथड है ये कम टाइम लेते हैं, चीपर होते हैं और ईजियर होते हैं एज रिप्रोडक्शन मेथड्स। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें, सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट से 1 या से 2 मार्क्स इसके, या फिर 1 मार्क इसका और 2 मार्क्स इसके, 1 ये और 1 ये। सो दिस विल टोटल कैरी 5 मार्क्स। तो डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन 1, लिस्ट 2 मेथड्स 1, क्यों हम इस मोड को प्रैक्टिस करते हैं, दैट विल बी 1, और बडिंग को एक्सप्लेन करने के विद लेबल्ड डायग्राम्स विल गेट 2 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम बताएंगे बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम तो ये वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये डायग्राम बनाते हुए आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बडिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ बड, ठीक है। तो पहले बड डेवलप होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे एक स्पेसिफिक साइट पर जहां पर एक बड हमें देखने को मिलेगा, एक आउटग्रोथ देखने को मिलेगी। यही बड जो है वो बढ़ता रहेगा, इस पेरेंट बॉडी से अटैच होकर बढ़ता रहेगा और एक टाइम आएगा जब ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट कर सकता होगा, तब ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह अलग से डिटैच होके अलग से ग्रो करेगा। सो दिस इज द बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 और पार्ट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 4 डिफरेंट मेथड्स, स्टेट 4 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहली बात है कॉन्ट्रासेप्शन है क्या, और हमें 4 अलग अलग मेथड्स बताने हैं जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन की जा सकती है, और हमें 4 रीजन बताने हैं जिसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो यूजफुल हैं। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में, लेकिन एक पार्ट जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, दैट इज लिस्ट 4 डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। सो बेसिकली दीज आर द मेथड्स और द डिवाइसेस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, राइट। उसके बाद आते हैं 4 मेथड। तो 4 मेथड में सबसे पहले है मैकेनिकल मेथड, दैट इज कॉन्डोम्स, राइट। उसके बाद आता है केमिकल मेथड जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स। उसके बाद आता है सर्जिकल मेथड जिसमें सर्जरी का हेल्प लिया जाता है, जैसे वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी,
ठीक है, वासेक्टोमी इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। देन नेक्स्ट इज नेचुरल बैरियर मेथड्स, जिसमें कि जो एक ओव्यूलेशन का एक एस्टिमेटेड टाइम होता है फ्रॉम 10th to 17th डे, तो वो एक टाइम होता है जहां पर एक फीमेल ओव्यूलेट करती है, तो उस टाइम पर इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। सो दीज वर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब हम आ जाते हैं रीजंस पे, जो हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो है कि हम इन मेथड्स का यूज़ करके कपल जो है वो बेटर फैमिली को प्लान कर सकता है, राइट। उसके बाद जो सेक्सुअली रिलेटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, उनका रिड्यूस भी कम हो जाता है इन मेथड्स को यूज़ करने से, ठीक है, कुछ मेथड्स को यूज़ करने से। उसके बाद जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा होंगे, राइट। तो जब बर्थ कंट्रोल होगा, जब बर्थ रेट कंट्रोल में होगा, तो ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जितने कम लोग होंगे एक फैमिली में, उतना ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस क्यों ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना चाहिए। तो अब देखो, ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। अब देखो कितने सिंपल थे ये 5 नंबर लाना। 1 नंबर तो आपको सिर्फ इसका मिल जाएगा, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन लिखने का। उसके बाद हमें पूछे गए हैं 4 डिफरेंट मेथड्स, तो हर एक मेथड को लिखने का आपको मिलेगा हाफ मार्क, राइट। उसके बाद 4 रीजंस पूछे गए हैं, तो हर रीजन को लिखने का आपको मिलेगा हाफ मार्क। क्लियर। तो ऐसे ही हम आंसर लिखेंगे। बस इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जैसे ये पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट्स को एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सेट 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम सेट 4। सो द क्वेश्चन इज लिस्ट 2 विजिबल ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी that Mendel considered in his experiments. How do Mendel's experiments show that traits may be dominant or रिसेसिव, ठीक है। तो हमें कोई 2 विजिबल ट्रेट्स बताने हैं गार्डन पी प्लांट के, जो कि मेंडल ने कंसिडर किए थे, और हाउ ही केम टू नो कि कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 विजिबल ट्रेट्स बताने हैं, तो 2 विजिबल ट्रेट्स में आप कोई भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, सो अ प्लांट कैन बी टॉल और द प्लांट कैन बी ड्वार्फ, या फिर आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द सीड। नाउ द सीड, द पी का जो सीड होता है, इट कैन बी राउंड और इट कैन बी रिंकल्ड। क्लियर। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज मेंडल ने कैसे ये शो किया कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ ट्रेट्स रिसेसिव होते हैं। तो जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए ना, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि जितने भी, जब उन्होंने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए ना, सभी के सभी टॉल थे। वहीं पर जब F2 जनरेशन की बात आई, तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स आए उसमें से कुछ टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे। तो मेजरली टॉल थे और कुछ जो थे वो ड्वार्फ थे। अब उन्होंने ये देखा कि there was a single copy of T that was sufficient to have this tallness character। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ये क्रॉस किए, जब उन्होंने जीनोटाइप देखा, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर ये कैपिटल T है ना, बेसिकली ये टॉलनेस को डिनोट करता है। जहाँ पर ये कैपिटल T है इट इज इनफ टू शो द टॉलनेस कैरेक्टर। लेकिन अगर कहीं पर कैपिटल T है और साथ में स्मॉल t है, तो ये स्मॉल t अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था, बल्कि स्मॉल t और स्मॉल t जब एक साथ हैं तो ये अपना एक्सप्रेशन दे पा रहे थे। तो इससे उन्होंने ये बोला कि क्योंकि जो कैपिटल T है वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में, तो इसलिए उन्होंने बोला जो टॉलनेस का कैरेक्टर है दैट इज द डोमिनेंट वन, एंड जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है दैट इज द रिसेसिव वन। सो कैपिटल T फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल t फॉर ड्वार्फनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका
और पार्ट मतलब बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न is purely a matter of chance and none of the parent may be considered responsible for a particular sex of the child। तो ये क्वेश्चन वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो इस क्वेश्चन में यही है कि in case of humans father has XY chromosomes, mother has XX chromosomes। तो फादर से जो स्पर्म आएंगे उनमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई होगा, और मदर से जो एग आएगा उन सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, तो अब कौन सा स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम वाला या वाई क्रोमोसोम वाला जाके एग को फर्टिलाइज करता है, वो डिटरमिन करेगा व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो एक्स एक्स, ठीक है, जब एक्स और एक्स तो इट विल फॉर्म एक्स एक्स, दैट इज यहाँ पर जो बच्चा होगा उसका सेक्स होगा डॉटर, आई मीन फीमेल। ठीक है, वो बच्चा होगा वो डॉटर होगी। देन व्हेन वाई एंड एक्स, जब ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पर जो बच्चा आएगा उसका सेक्स होगा मेल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ना इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द partner to have a male child or a female child. It is basically a random chance, मतलब probability जो है basically वो 50% है। मेल चाइल्ड भी आ सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है, और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब आप अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो दो पार्ट्स में था, ए और बी, और दो टोटल ये 5 नंबर का था। तो आप रफली ये एस्टिमेट लगा लो कि ए पार्ट जो है वो 2.5 नंबर का है और बी पार्ट भी 2.5 का है, मतलब 2.5 2.5 2.5 2.5 दोनों पार्ट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। तो इसमें क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन इसमें आप फ्लो चार्ट तो एक बनाओगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा इसको इन वर्ड्स भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 says write 2 sequential steps of the procedure of experiment preparing a temporary mount of leaf peel to show stomata। तो ये स्टोमेटा वाले आपने क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे पूछे गए हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 हम 2019 के सेट 4 पर हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमें 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स बताने हैं कि कैसे हम एक टेम्परेरी माउंट बनाएंगे एक लीफ का, जिसमें हम स्टोमेटा को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि हम एक फ्रेशली प्लक लीफ लेंगे और उससे पील लेंगे और उसको माउंट करेंगे अपनी स्लाइड पर। स्लाइड पर डालने के बाद उसको स्टेन करेंगे हम सेफ्रनिन से, और उसके बाद उसी पे डालेंगे हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन ताकि वो ड्राई ना हो जाए। देन जितना भी एक्सेस स्टेन होगा अब उस स्लाइड पर उसको हम रिमूव कर देंगे, एंड देन फाइनली हम उसको कवर स्लिप से कवर करके उसको हम देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, दीज आर बेसिकली द 4 स्टेप्स। आप इस स्टेप को ना इसके साथ मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जिससे कि हम एक टेम्परेरी माउंट बना सकते हैं एक लीफ पील टू ऑब्जर्व स्टोमेटा। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। बस ये 4 स्टेप्स लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 और पार्ट। सो द क्वेश्चन इज इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो द जर्मिनेटिंग सीड्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बोला गया कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी कीप द कोनिकल फ्लास्क एयर टाइट। हम कोनिकल फ्लास्क को ना उस एक्सपेरिमेंट में एयर टाइट क्यों रखते हैं? ताकि कोई भी एंट्री और एग्जिट ना हो पाए एयर की, मतलब जो एयर अंदर है वो अंदर ही रहे, जो बाहर है वो बाहर ही रहे। ठीक है, तो हम एक तरह से जो एयर की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं।
Then next is name the substance that is kept in the small test tube inside the conical flask and what is its role. तो इतने सारे हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं, तो हम क्या रखते हैं KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका काम है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रोड्यूस है हो रही है या जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके बाद है Why does water rise in the delivery tube? अब हमने बोला है कि वो डिलीवरी ट्यूब है, उसमें पानी राइज होगा, तो उसका रीजन क्या है? तो जो KOH है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है और वही क्रिएट करता है एक वैक्यूम, जिससे जो वाटर का लेवल है ना वो राइज होता है। देन नेक्स्ट ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली आपको यही आंसर्स लिखने के मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27. सो क्वेश्चन नंबर 27 says list 2 observations on the basis of which it may be concluded that the given slide shows binary fission in amoeba. ठीक है, तो हमें 2 ऑब्जर्वेशंस बतानी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई एक गिवन स्लाइड है ना तो वो बाइनरी फिशन बता रही है अमीबा में। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर आपको एक स्लाइड दे दी जाए और अगर उसमें से बाइनरी फिशन कर रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय बाइनरी फिशन, तो अमीबा, तो आप कैसे बताओगे कि हाँ ये एक्चुअली बाइनरी फिशन है, प्रोसेस हो रहा है? तो उसके ना बहुत ही सिंपल से दो तरीके हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सबसे पहले हमें न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेट होता हुआ दिखेगा और फाइनली वो जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा, हमें जो साइटोप्लाज्म है ना, पहले अगर ये एक सेल है, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस हमको इलोंगेट होता हुआ दिखेगा और साथ ही जो साइटोप्लाज्म है ना बाद में वो हमें ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस टू विल बी ऑब्जर्व्ड जब एक अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हर एक पॉइंट को लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क। So simple. I hope these questions are clear to you. Multiple times हमने सेम ही क्वेश्चंस को की बात की है एंड आई होप अब अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करो। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेट 5। सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 2 न्यूट्रिएंट्स दैट स्पेंट स्लरी हैज इन द बायोगैस। तो ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फॉर CBSE बोर्ड 2023 this topic is out of syllabus. Now the question number 6 from set 5. So the question is define genetics. Why is decrease in the number of surviving tigers a cause of concern from the point of व्यू ऑफ जेनेटिक्स? एक्सप्लेन ब्रीफली। तो जेनेटिक्स क्या है, और जैसे ये टाइगर्स का नंबर कम होता जा रहा है, जो सर्वाइविंग टाइगर्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, तो वो एक जेनेटिक्स के लिए एक प्रॉब्लम की बात क्यों है, तो हमें उसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली बात, जेनेटिक्स क्या है? सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। उसके बाद ये जो डिक्रीज है नंबर का, ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? तो जितने अगर एक पॉपुलेशन है उसमें जितने कम इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब उनमें उतनी ही कम चांसेस होंगे वेरिएशंस की, ठीक है। तो वेरिएशंस कम होंगे तो जो हमारे आसपास जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनमें एडजस्ट करना उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा कि अगर कोई एक डेडली डिजीज़ आ जाती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है और वहाँ पर वो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी के केस में, या फिर उस स्पीशीज़ में कोई डिजीज़ आ जाती है, तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे और वो मरते जाएंगे और फाइनली क्या होगा, जो पूरी स्पीशीज़ है वो ही ख़त्म हो जाएगी। तो यही हो रहा है टाइगर्स के साथ। सो जितने कम इंडिविजुअल्स
हैं एक पॉपुलेशन में, सो दे डू नॉट अलाउ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस, तो वेरिएशंस जो हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी. सो देयर विल बी डेडली, इफ देयर इज अ डेडली डिजीज या फिर नेचुरल कैलामिटी, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड फाइनली दिस मे लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज. सो दिस विल गिव यू 1 मार्क एंड दिस पोर्शन विल गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ये जो नंबर कम हो रहा है इससे क्या होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम सेट 5. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फूड चेन, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन ब्रीफली. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहला है व्हाट इज अ फूड चेन. तो फूड चेन है क्या? So this is a series of organisms where the transfer of energy takes place in the form of food from one organism to another. तो ये सीरीज है एक ऑर्गेनिज्म की जहां पर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन. क्लियर. उसके बाद है हमें बताना है कि व्हाई इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शन, कि एक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों है, वो मतलब इधर से उधर क्यों नहीं है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है. सो दिस डेफिनेशन विल गिव यू 1 मार्क एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें 10% एनर्जी लॉ की, तो हमने ये पढ़ा है कि एवरेज 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाती है. ठीक है, तो एक बार जो सन से एनर्जी कैप्चर कर ली प्लांट्स ने, वो प्लांट्स वापस नहीं कर सकते हैं. किसको? सन को. ठीक है, अब प्लांट्स को खाया हर्बीवोर्स ने. ठीक है, वी हैव सन. ठीक है, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब की प्लांट्स ने, तो अब प्लांट्स को खाया किसने? हर्बीवोर्स ने. राइट, हर्बीवोर्स को खाया किसने? कार्निवोर्स ने. तो एक बार जो सन से एनर्जी प्लांट्स को ट्रांसफर हो गई, वो प्लांट्स से सन को वापस नहीं कर सकते. वहीं पर प्लांट्स से जो हर्बीवोर्स को ट्रांसफर हो गई, तो हर्बीवोर्स अब प्लांट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते. वैसे ही हर्बीवोर्स से जो कार्निवोर्स को हो गई, तो कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसीलिए ये जो पूरा डायरेक्शन होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, ये हमेशा यूनिट डायरेक्शनल ही होता है. एनर्जी फ्लो हो कैसे रही है? जब प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, वो खा रहे हैं. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एनर्जी लेने के लिए प्लांट्स जो है वो हर्बीवोर्स को खाना शुरू कर देंगे. तो ये एनर्जी जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है. सो द एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सन. एनर्जी पास्ड टू द हर्बीवोर्स डज नॉट come back to the autotrophs. Now, as the energy moves progressively in the trophic level, it is no longer available to the lower level. जैसे जैसे एनर्जी एक से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास होती रहती है, वैसे ये पीछे वापस नहीं आती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट. सो व्हाई शुड नेशनल पार्क्स बी अलाउड टू रिमेन इन देयर प्रिस्टीन फॉर्म, एंड बी पार्ट इज व्हाई इज रीयूज ऑफ मटेरियल बेटर देन रिसाइकलिंग. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे एनवायरमेंट वाले यूनिट से है, लास्ट यूनिट से है. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है 2023 के लिए, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. और वहीं पर अब हम डिस्कस करते हैं अपने बी पार्ट को. तो रीयूज करना चीज़ों को क्यों ज़्यादा अच्छा है रादर देन रिसाइकलिंग. तो रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें बहुत सारी एनर्जी भी हमें चाहिए होती है ना. तो जब एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हीं से एनर्जी आएगी. तो वो एनर्जी रीयूज करके सेव की जा सकती है, तो इससे रिसोर्सेज भी सेव होंगे. वहीं पर जो रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग से कुछ वेस्ट भी निकलेगा, जिससे पॉल्यूशन भी होगा, जिससे वेस्ट की प्रोडक्शन भी होगी. तो इसको भी हम रीयूज करके रिड्यूस कर सकते हैं. देन रिसाइकलिंग रिलीजेस टॉक्सिक वेस्ट जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं. तो इससे बेटर है कि हम चीज़ों को रीयूज ही कर लें और रिसाइकल ना करें. तो रिसाइकलिंग से टॉक्सिक वेस्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं. सो दीज 3 पॉइंट्स वी कैन मेंशन कि क्यों रीयूजिंग बेटर है रिसाइकलिंग से. ठीक है, तो जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो 3 मार्क्स का है. सो 1.5 विल बी फॉर दिस एंड 1.5 विल बी फॉर दिस. सो अगर आप देखो तो यू कैन
से कि हाफ मार्क तीनों पॉइंट्स को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब इन पॉइंट्स को भी इससे ज़्यादा इलैबोरेट करने की आपको इस आंसर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखें क्योंकि एवरी पॉइंट कैरीज 0.5 मार्क्स या हाफ मार्क। Clear? So I hope this is clear. Let's see our next question. Now question number 12 from set 5. So the question is, write two water conducting tissues present in plants. How does water enter continuously into the root xylem? तो सबसे पहला है कि दो water conducting tissues के बारे में हमें बताना है और water continuously कैसे move करता है xylem में वो बताना है। B part है explain why plants have low energy needs as compared to animals. तो ये जो question है this will be of 1.5 ठीक है। तो दोनों पार्ट्स के जो मार्क्स रहेंगे वो 1.5 ही रहेंगे। तो देखते हैं हम लिखेंगे क्या आंसर्स में। तो सबसे पहले ए पार्ट का आंसर है दो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज लिखने हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, तो कौन सा करता है? जाइलम करता है। तो जाइलम में जाइलम ट्रकीज एंड जाइलम वेसल्स यू कैन मेंशन। देन कि वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली कैसे रूट जाइलम में एंटर करता है, राइट। सो इन रूट्स द सेल्स दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एंड टेक्स अप आयंस। तो जो रूट्स होती है वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में होती हैं, ठीक है। और सॉइल में भी पानी मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से ना जो रूट्स है वो आयंस भी लेती रहती हैं। सो दिस क्रिएट्स दिस difference, this creates the constant difference in concentration of ions। तो यही जो आयंस का डिफरेंस है, ज़्यादा सॉल्यूट इधर कम सॉल्यूट उधर, सो दिस क्रिएट्स अ पुल, और जिसकी वजह से वाटर जो है इट मूव्स अप, ठीक है। इसी डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से रूट के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पानी ऐसे प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दिस विल गिव यू से 0.5 मार्क एंड दिस विल गिव यू 1 मार्क, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कि क्यों प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स को देखें तो एक मेजर चीज़ जो है वो क्या है कि हम मूव करते हैं, हमें उस मूवमेंट के लिए, उन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। लेकिन प्लांट्स के केस में प्लांट्स मूव नहीं करते हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स उनमें होते हैं दे आर डेड सेल्स, तो इसीलिए उनकी एनर्जी नीड्स बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। सो प्लांट्स डू नॉट मूव एंड हैज लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज, सो हेंस देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. So question number 13 says, why does the flow of signals in a synapse from axonal end of one neuron to the dendritic end of another neuron takes place but not in the reverse direction? Explain. तो क्यों जो मूवमेंट है ना सिग्नल्स की एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक टिप को ही क्यों मूव होती है, कहीं और को वो क्यों मूव नहीं करती है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो मूवमेंट है सिग्नल्स की वो होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नाउ ये जो केमिकल्स है ना, ये सिर्फ एक प्रॉपर चैनल से ही एंटर कर सकते हैं, ये कहीं पर भी डिफ्यूज होके कहीं भी एंटर नहीं कर सकते। सो दीज केमिकल्स कैन एंटर only through a particular channel on the dendrite. The electrical signals can only flow, they cannot be converted to the electrical signal, और वो electrical signals में convert नहीं हो सकते हैं, ठीक है। So hence the direction of flow of impulse is unidirectional and they cannot flow in next direction। मतलब कि यहाँ पर अगर एक जो एक्सोनल एंड है एक न्यूरॉन का से, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है जिसके डेंड्राइट्स हैं, तो अब इनके बीच में क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सा गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचती है एक्सॉन के एंड में, वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सॉन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मूव करती है, एक्सॉन के एंड पे आकर वो केमिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये केमिकल्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो दीज केमिकल्स आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब इनको जब मूव करना है, जब इनको सिग्नल को आगे लेके जाना है, तो ये यहाँ पर डेंड्राइट के एंड पर कुछ चैनल्स होते हैं जो इन
न्यूरोट्रांसमीटर्स को एंटर करने देते हैं। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एंटर होते हैं वैसे ही केमिकल सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो इम्पल्स कन्वर्ट हो जाती है और ट्रैवल करने लगती है। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. So question number 14 says mention the environmental consequences of increasing demand of energy. List 4 steps you would suggest to reduce the consumption of energy. तो क्योंकि ये एनर्जी का क्वेश्चन है तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है फॉर द ईयर 2023. सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. So question number 20 A part. So it says distinguish between cross pollination and self pollination and mention the site and the product of फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर. ठीक है, तो ये है हमारा ए पार्ट. और दूसरे में हमें पिस्टिल का एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है जहां पर हमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और फीमेल सेल को मार्क करना है. तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का और देख रहे हैं आप कितना सिंपल क्वेश्चन है. तो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो सेल्फ पॉलिनेशन is when the pollen of one flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. मतलब प्लांट एक ही रहेगा लेकिन फ्लावर सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन जब pollens from one flower are transferred to the stigma of the another flower of different plants. ठीक है, so this is cross pollination. Now सबसे पहली बात है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर पूछा है कि ये जो साइट है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है. सो साइट है ओवरी. तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा सा हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो दिस इज व्हाट स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस स्वोलन पार्ट इज ओवरी. तो ओवरी में हमें देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन. ओवरी में होता है फीमेल गैमीट. तो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमीट है वो ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी में ही होती है फर्टिलाइजेशन. वहीं पर प्रोडक्ट क्या है फर्टिलाइजेशन का. सो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है जाइगोट. तो जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट. क्लियर? नाउ बी पार्ट. तो बी पार्ट बोल रहा है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम्स टू ऑफ अ पिस्टल शोइंग द फॉलोइंग पार्ट्स. तो पिस्टल आप कुछ ऐसे बनाओगे. बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है हमें फ्लावर का, जिसमें हमें स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है. फिर ये जो इलोंगेटेड ट्यूब है इसे हम स्टाइल बोलते हैं. फाइनली ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको हम ओवरी बोलते हैं. और ये ओवरी के अंदर होते हैं हमारे फीमेल जर्म सेल्स. तो आपको सिर्फ इतना ही करना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना दैट विल अकॉर्डिंग टू मी विल कैरी 3 मार्क्स. ऑलमोस्ट 1 मार्क रहेगा टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, या फिर 2 मार्क्स भी हो सकते हैं उसके. और जो बाकी बचे हुए मार्क्स हैं से 1 मार्क होगा कि कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है और उसका प्रोडक्ट क्या होता है. दूसरी चीज़, लेबल्ड डायग्राम जब हम ये बनाएंगे तो इसमें हमें ये 4 चीज़ें मेंशन करनी है. तो एवरी लेबलिंग विल कैरी 0.5 मार्क. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो 3 मार्क्स का होगा एंड वी नो हाउ सिंपल इज टू ग्रैब दोज 3 मार्क्स. और ये वाला जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स. तो टोटल हो गया हमारा 5 मार्क्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज और है, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका और पार्ट है. तो क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स. तो पहले तो हमने डायग्राम बना दिया, अब हम पार्ट्स को लेबल करेंगे. कौन से पार्ट्स को लेबल करना है? सबसे पहले करना है विच प्रोड्यूसेस एन एग. वो पार्ट जो एग प्रोड्यूस करता है तो वो कौन सा पार्ट होता है? सो दैट इज ओवरी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट. दूसरा है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो स्पर्म ऑल द वे फेलोपियन ट्यूब में आता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है. सो दिस विल कैरी 2 मार्क्स. ठीक है, सॉरी दिस इज द सेकेंड पॉइंट बेसिकली. तो ये हो गया हमारा ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट. बी पार्ट सेज लिस्ट 2 बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली. तो ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब क्वेश्चन आया है ना तो एक बार उसको पूरा डिस्कस करें ताकि ये पता चले कौन सा पार्ट कितने मार्क्स कैरी करता है. तो इसमें आ जाएंगे सिफिलिस एंड गोनोरिया, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड गिव 2 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बाय ह्यूमंस. तो ये क्वेश्चंस हम रिपीटेडली
डिस्कस करते आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 17 में भी 18 में भी 19 में भी ऑलमोस्ट हर सेट में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, तो हमें पता है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। तो इनके रीजंस क्या हैं, तो हमें सिर्फ 2 रीजंस देने हैं। सबसे पहला है बेटर फैमिली प्लानिंग और दूसरा आप दे दो रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो अब देखो कितना सिंपल था इस क्वेश्चन में मार्क्स को लेना। तो ऑलमोस्ट 1 मार्क विल बी ऑफ दिस पार्ट। इस क्वेश्चन में देखें तो 1 मार्क शायद ये डेफिनेशन देगी आपको और 1 मार्क ही ये 2 रीजंस देंगे। वहीं पर जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में उसमें 1 मार्क आपको मिलेगा डायग्राम बनाने का और 1 मार्क मिलेगा आपको फेलोपियन ट्यूब और ओवरी को मार्क करने का। तो ऐसे हो गए हमारे टोटल 5 मार्क्स। तो देखो कहीं से भी कहानियां नहीं हमें लिखनी पड़ती हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, to the point answers लिखने हैं, that's it. Now the question number 21. So question number 21 says, how do the following provide evidences in favor of evolution of organisms? Explain with an example for each. So homologous organs या analogous organs, fossils और B part है 2 methods to determine the age of fossils. तो ये पूरा का पूरा question है from the पार्ट एवोल्यूशन, जो कि फॉर 2023 बोर्ड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, जहां पर बोला जा रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, ग्लिसरीन एंड सेफ्रोनिन आर यूज्ड। व्हेन एंड व्हाई आर दीज 2 लिक्विड्स यूज्ड? एक्सप्लेन। तो एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम एक टेम्परेरी माउंट बनाया है एक लीफ पील का जिसमें हमें स्टोमेटा को शो करना है, तो हम ग्लिसरीन और सेफ्रोनिन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन कि व्हेन एंड व्हाई दे आर यूज्ड। तो अब सेम क्वेश्चन कि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये रिपीटेड रहने चाहिए। क्या पता सेम क्वेश्चंस आ जाएं या सिमिलर क्वेश्चंस आ जाएं जिनका आंसर यही हो। सो द फर्स्ट इज सेफ्रोनिन। सेफ्रोनिन हम तब डालते हैं जब हम स्लाइड बनाते हैं, ग्लास स्लाइड, तो उसमें हम स्टेन करते हैं सैंपल को फॉर अ बेटर व्यू। दूसरा है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन हम डालते हैं अपने सैंपल पे सो एज टू अवॉइड ड्राइंग ऑफ दैट पील, जो हमारा सैंपल है ना ताकि वो ड्राई ना हो, तो इसलिए हम डालते हैं ग्लिसरीन। तो हर एक जो पॉइंट है इट विल गिव यू 1 मार्क ईच और ऐसे हमें इजीली मिल जाएंगे 2 नंबर। तो आई होप ये जो ग्लिसरीन सेफ्रोनिन है ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। स्टोमेटा पे इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको ये टॉपिक तो ऐसे डीपली, इसको तो प्रैक्टिकल बेस पे भी पूरा टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 सेज ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम to show the following parts in an embryo of pea seed। तो सबसे पहले है कॉटिलिडन, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो हमें ये 3 चीजें मार्क करनी है किसमें, एक पी सीड में। तो एक पी का सीड कैसा होता है, सो इट इज अ डाइकॉट सीड। तो हमें क्या करना है, हमें एक डाइकॉट सीड बनाना है जिसमें हमें पता है ये बीच में एक त्रिशूल सा होता है। सो त्रिशूल का ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज प्लूम्यूल, नीचे वाला होता है रेडिकल। ये होता है जहां से फ्यूचर शूट्स अराइज करती हैं, ये होता है जहां से फ्यूचर रूट्स अराइज करती हैं, राइट। और ये हमारे 2 होते हैं कॉटिलिडन्स। क्लियर? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट। सो द क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ परमानेंट स्लाइड शोइंग asexual reproduction in hydra. Draw label diagrams in proper sequence of the observations that must be made by the student and name the reproduction also। तो हाइड्रा में कौन सी होती है, सो दैट इज बडिंग। तो बडिंग हमने कितनी बार डिस्कस की है इसी वीडियो में, राइट। तो देखो बडिंग, अमीबा, स्टोमेटा, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। तो भूलना नहीं है, बहुत ही अच्छे से
इनको पढ़ना है। सो इसमें हमें क्या करना है, एक आउटग्रोथ दिखानी है, आउटग्रोथ को थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाना है, और फाइनली इसको डिटैच होता हुआ दिखाना है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको फिर से डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो आपको बडिंग इन हाइड्रा बताना है और आपको सिर्फ डायग्राम्स बनाने हैं प्रॉपरली लेबल्ड, दैट्स इट। तो बच्चों आई होप जितने भी क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया है वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम 2022 के जो भी डिफरेंट 5 सेट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, और हम लर्नो हब की टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि 2023 की जो बोर्ड्स हैं ना उसमें आप एकदम रॉक स्टार परफॉर्मेंस दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।